आज का जो है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। सभी बच्चों को ये आता होगा और कई बार हमने इसको आपको बता दिया है, ठीक है, कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। अब देखिए, आपको आपको मैंने काफ़ी प्रश्न पत्र सॉल्व करा दिए हैं। उनमें आप देख रहे होंगे कि इसी प्रकार के प्रश्न बार बार आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और स्वर व्यंजन से संबंधित कम से कम 2, 3, 4 प्रश्न अवश्य हर प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं और इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो मैं थोड़ी सी जानकारी इसलिए आपको बार बार दे रहा हूँ कि इसमें प्रश्न अवश्य आते हैं। तो देखिए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है और स्वर वह ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े ना हो सकें उसे हम वर्ण कहते हैं, ठीक है, वर्ण कहते हैं। आप एक एक ये सभी प्रश्न आपके सामने आ सकते हैं। और स्वरों के भेद 2 भेद होते हैं, ठीक है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है, ठीक है, अ, ई, उ, री, ये 4 हमारे ह्रस्व स्वर हैं और 7 हमारे इसमें दीर्घ स्वर हैं। तो ये आपको सभी को ध्यान में रखना है कि इसके बारे में पूरी जानकारी आपको हो। दूसरा आता है व्यंजन। व्यंजन देखिए 33 होते हैं, जो 33 यहाँ पे लिखा है ये व्यंजन है। और इनके साथ यदि 2 हम अन्य व्यंजन भी होते हैं। अन्य व्यंजन आपने देखिए, और ये 2 हमारे अन्य व्यंजन है। यदि व्यंजनों के साथ इनको जोड़ दे तो संख्या होगी 35। नहीं तो यदि आपसे कोई पूछता है कि व्यंजन कितने होते हैं तो व्यंजन होते हैं हमारे 33। और टोटल वर्णमाला में, ये वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? तो वो होते हैं हमारे स्वर और व्यंजन मिला के वो होते हैं कितने? ये सब वर्णमाला में यदि व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो वो होती है हमारे 52 यानी 52। व्यंजन के भी प्रकार आप स्पर्श व्यंजन सभी को मालूम है, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ठीक है, ये सब प्रकार के व्यंजन हैं कि क से म तक के जो व्यंजन होते हैं हमारे वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। और अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन सभी अगर ये आपसे पूछ लिया जाए य, र, ल, व, ये कैसा व्यंजन है? तो ये हमारे अंतस्थ व्यंजन है। इसके बाद यदि ऊष्म व्यंजन के वहां पे उदाहरण आपसे पूछ लिया उन्होंने, देखिए आप देख, ये हमारे ऊष्म व्यंजन है। तो ये, और इसमें ही अयोग वह भी आपको आना चाहिए, अनुसार, अनुनासिक, विसर्ग, ये आपको मालूम होना चाहिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि साथ साथ में आपके जो प्रश्न इसमें नहीं आए हैं वो भी आपको, अगर आपसे पूछा जाता है कि ये क्या है, ये हमारा अनुस्वार है। यदि ये पूछा जाता है तो ये क्या है, ये हमारा अनुनासिक है। और यदि कहीं पे इस प्रकार के विसर्ग वाला होता है तो इसको हम विसर्ग कहेंगे। और विसर्ग वो बोलेंगे भाई किसकी संख्या अहो में आती है, तो विसर्ग की संख्या अहो में आती है। तो ये प्रश्न थे और अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं कि कमल शब्द में किसकी ध्वनि होती है? कमल शब्द में किसकी ध्वनि होती है? बताइएगा, इसका ऑप्शन क्या आपके लिए है, क्या आपको मालूम है इसका? कमल शब्द में देखिए, क के साथ अ, म के साथ अ, ल के साथ अ, तो इसका जो आएगा कमल शब्द की जो ध्वनि होगी वो अ है। और मैंने आपको बताया था सभी स्वरों की मात्रा होती है, केवल अ की मात्रा नहीं होती है। अ प्रत्येक व्यंजन के साथ मिला होता है, प्रत्येक व्यंजन में अ होता है, ठीक है। अगर हम लौ देखेंगे तो लौ कैसा बनेगा? लौ धन अ, अ, ये हमारा बना लौ। तो इसके साथ लौ जुड़ा हुआ है, क के साथ नहीं, लौ के साथ अ जुड़ा है, क के साथ भी हमारा अ है, क्योंकि इनमें कोई मात्रा आपको नहीं दिखाई जा रही है, इसलिए ये सब अ। और कभी ये भी पूछा जाए कि ऐसा कौन सा स्वर है जिसकी मात्रा नहीं होती, तो मात्रा किसकी नहीं होती? अ स्वर की मात्रा नहीं होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किसी कार्य के करने या होने को दर्शाने वाले शब्द को कहते हैं? किसी कार्य के करने या होने को दर्शाने वाले शब्द को कहते हैं क्रिया, कार्य, संज्ञा, सर्वनाम। ये सभी आपको मालूम होना चाहिए कि कार्य किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं और सर्वनाम किसे कहते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम के बारे में आपको मालूम है कि किसी वस्तु विशेष स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं और नाम के स्थान में बोले जाने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। लेकिन किसी कार्य के करने या होने को दर्शाने वाले शब्द को हम क्रिया कहते हैं। बिल्कुल सही उत्तर काफ़ी बच्चे हमारे दे रहे हैं। देखिए, अगर आप इसी प्रकार से तैयारी करेंगे तो आपको परीक्षा में सफल होने से कोई रोक नहीं सकता और आप निश्चित है कि आप परीक्षा में पास होंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न 4 आपको दिखाया जा है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द आपको, आप बार बार प्रश्नों के अनेक सैंपल आपने देख लिए होंगे, ठीक है। तो उसमें आपने देखा होगा कि बार बार 1 या 2 प्रश्न आपका शुद्ध और अशुद्ध शब्द को छांटने के लिए अवश्य आ रहा है।
कि कौन सा इसमें अशुद्ध है, कौन सा इसमें शुद्ध है। तो यहाँ पे चौथा जो प्रश्न है, यहाँ पे लिखा गया उपर्युक्त, उपरियुक्त, उपरिक्त, उपरियुक्त और उप्रयुक्त। तो देखिए पहचानना आना चाहिए शुद्धता और अशुद्धता, शुद्ध शब्द अशुद्ध शब्द की आपको जानकारी होनी चाहिए, और डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ईश्वर को मानने वाला कहलाता है। देखिए जिसको याद होगा तो उससे तो ये पेपर बहुत सरल, बहुत बढ़िया पेपर लग रहा होगा। यदि किसी को कोई प्रश्न नहीं आ रहे होंगे तो उसे ये प्रश्न पत्र कठिन लग रहा होगा। मैंने आपसे कहा है कि जितने प्रश्न आप कर रहे हैं अपने को स्वयं नंबर दीजिए, कि कितने नंबर, आज मैं जितने भी प्रश्न पूछूंगा उसमें से कितने उत्तर आपने सही दिए। अपना आकलन स्वयं कीजिएगा कि आपने कैसी तैयारी आपकी चल रही है, और ऐसा ही प्रश्न पत्र आपकी परीक्षा में आएगा। ईश्वर को मानने वाला कहलाता है, तो देखिए अतिथि, अतिथि तो मेहमान हो गया, ठीक है, अतिथि मेहमान हो गया। आस्तिक बिल्कुल सही, ईश्वर को मानने वाले को हम आस्तिक कहेंगे। साकार, जिसका आकार होता है उसको हम साकार कहेंगे। नास्तिक, जो ईश्वर को नहीं मानता उसको हम नास्तिक कहेंगे। तो सही उत्तर जो आएगा कि ईश्वर को मानने वाला आस्तिक कहलाता है, बी वाला ऑप्शन इसका सही है। चलिए देखिए, अनुकूल शब्द का विलोम है। विलोम शब्द आपको याद होने चाहिए, तो अनुकूल शब्द का विलोम प्रतिकूल हमारा होगा। अगला देखिएगा कि वर्णमाला में निम्नलिखित अक्षरों का सही क्रम क्या है, कर्म होगा। तो देखिए सबसे क्रम कौन सा होगा, वर्णमाला में निम्नलिखित अक्षरों का सही क्रम कौन सा होगा। तो इसमें आपको मालूम होना चाहिए, ये गलत है, जो बहुत बढ़िया, ये आपका सही क्रम है। अगला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है कि कवि का स्त्रीलिंग रूप है, कि कवि स्त्रीलिंग, लिंग जिसे कि स्त्री और जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं, और कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा, ये बोला है कविता, काव्य, कवित्री, काव्य। तो इसका बिल्कुल सही है कि स्त्रीलिंग, कवि का जो स्त्रीलिंग होगा वो कवित्री होगा। तत्सम शब्द बाघ किस शब्द का तद्भव रूप है, बाघ किस शब्द का तद्भव रूप है, तो आपको इसका तत्सम बताना है। तत्सम यानी कि जो संस्कृत में बोले जाने वाले शब्द को हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो बाघ किस शब्द का तद्भव है, तो ये है हमारा व्याघ्र। बहुत बढ़िया, महेंद्र गिरी कहें व्याघ्र। अब है प्रश्न 10। आज का जो प्रश्न 10 है इसको देखिएगा कि कृत्रिम का विलोम है, कृत्रिम का विलोम है। कृत्रिम का विलोम क्या होगा, स्वाभाविक, असली, निर्मित, प्राकृतिक। तो देखिए कृत्रिम, कृत्रिम जो कि मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है उसे हम कृत्रिम कहेंगे, और जो प्रकृति हमें देती है उसे हम प्राकृतिक कहते हैं। तो डी, कृत्रिम का विलोम जो होगा वो प्राकृतिक होगा। अगला देखिए बच्चों, ये थोड़ा सा साफ आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप इसको पढ़िएगा कि वरुण गीत गाता है वाक्य में प्रयुक्त काल है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, कई बार पूछा गया है कि वरुण गीत गाता है वाक्य में प्रयुक्त काल है, कौन सा काल है। इसके लिए मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा कि इसका उत्तर आप क्या देते हैं कि वरुण गीत गाता है। मयंक ने की वर्तमान काल, सरस्वत ने वर्तमान काल, इस्माइल बिष्ट वर्तमान काल लिख रही है इसको, और बाकी बच्चे ने अपना जो उत्तर देना है, दीपांशु लिख रहे हैं इसको वर्तमान काल। तो बिल्कुल सही है, ये वर्तमान काल है। और क्यों है, इसके लिए आपको देखिए, गीत गाता है, गीत गाता है, गा रहा है, अगर गा रहा है लिखा होता तो सभी बच्चे बोलते कि ये वर्तमान काल है, लेकिन यहाँ पे उसने लिखा है कि वरुण वरुण गीत गाता है, मैं प्रतिदिन बाजार जाता हूँ। अगर ऐसा कहीं पे वाक्य आ जाता है तो वहां पे वर्तमान काल होता है। और वर्तमान काल पहचानने के लिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप लिख लीजिएगा है, गीत गाता है, ये आ रखा है, ठीक है, हैं, वे बाजार जाते हैं, ठीक है, हूँ, मैं बाजार जाता हूँ, ठीक है, हो, आप कहाँ जा रहे हो, ये तो क्या स्पष्ट हो रहा है, हो। यदि वाक्य के अंत में है, हैं, हूँ, हो आता है तो वहां पे वर्तमान काल होता है। इतना आप ध्यान रखिएगा, अगर ये आप ध्यान रखोगे तो आपका जो वाक्य होगा उसमें यदि काल जो होगा वो आप बिल्कुल सही उत्तर देंगे। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न है, आम का अर्थ है फल, खाने वाला फल आपने देखा होगा, और इसका दूसरा अर्थ है, तो समय कम है हमारे पास तो मैं जल्दी जल्दी आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूं कि आम का अर्थ है फल, इसका दूसरा अर्थ क्या होगा। देखिए इसका दूसरा अर्थ होगा सामान्य। हमने कहा इस, यह तो सामान्य बात है, या यह आम बात है, यह आम जगहों में पाया जाता है। तो यहाँ पे सामान्य सी बात आ जाती है कि सामान्य के लिए हम आम भी कहते हैं, और आपने साधारण बोलचाल की भाषा में इसको सुना भी होगा। चलिए प्रश्न 13 जो है, पढ़िए आप इसको, क्योंकि ये प्रश्न पत्र आपके प्रकृति धरोहर है। अब आप इनको यहाँ पे बैठा के देख सकते हैं कि संसार में कभी भी हो, यदि ऐसा वाक्य आपके पास आता है रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए, तो आपको दिए गए विकल्पों को उनकी जगह में रख के उसको पढ़ना होगा। जैसे यहाँ पे संसार में प्रत्येक वस्तु पर धरोहर है, पर धरोहर है तो बिल्कुल भी नहीं सही बैठ रहा है, ठीक है। संसार में प्रत्येक वस्तु प्रकृति से धरोहर है, तो ये भी आपको गलत नजर आ रहा है। अगला देखिएगा, संसार में प्रत्येक वस्तु तक, अगर यहाँ पे तक आप लिख देते हैं तो तक धरोहर है, बिल्कुल गलत आपको लग रहा है। अब यहाँ पे यदि आप कर देते हैं कि संसार में प्रत्येक वस्तु प्रकृति की
धरोहर है। तो आप देखेंगे कि ये उत्तर आपका सही है। बात इसी प्रश्न की नहीं हो रही है। यदि ऐसा प्रश्न आता है तो विकल्प को वाक्य के रिक्त स्थान में आप रखिए और उसको पढ़िए, तो आपका सही वाक्य आपके सामने आएगा कि कौन सा उचित विकल्प वहां पे आना चाहिए। अगला है, सुबह का पर्यायवाची है। पर्यायवाची शब्द आपको याद होने चाहिए, बार बार पूछे जा रहे हैं कि सुबह का पर्यायवाची है भोर, साय, संध्या, रात्रि। ठीक है, तो देखिए ये होता है शाम का वक्त, ये भी शाम का वक्त होता है। रात्रि, रात आप सभी जानते हैं। तो देखिए कई बच्चे मयंक लेगी लिख रहे हैं कि सुबह का पर्यायवाची है साय, अनु लिख रही है चार, रश्मि ने की लिख रही है भोर, सरस ने भोर यानी ए। तो अधिकांश बच्चे इसका उत्तर जो है वो ए लिख रहे हैं, भोर। बिल्कुल सही है कि सुबह के लिए भोर भी कहते हैं, तो सुबह का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द भोर होगा। देखिए प्रश्न 15 है, पढ़िए इसको, कि बच्चों से प्यार करो में रेखांकित शब्द है। ये आपको पहचानना है कि रेखांकित शब्द, ये जो आपके पास यहाँ पे लिखा है प्यार, कि बच्चों से प्यार करो में रेखांकित शब्द है भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो देखिए सभी संज्ञाओं की, ये संज्ञाओं के भेद हैं और संज्ञाओं के भेद के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जहाँ भाव का बोध होता हो, जातिवाचक जहाँ समस्त जाति का बोध होता हो, समूहवाचक जहाँ एक से अधिक के होने का बोध होता है, और व्यक्तिवाचक जहाँ एक व्यक्ति विशेष की जानकारी आपको प्राप्त होती है। तो प्यार जो है ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो बिल्कुल सही, आप सही उत्तर दे रहे हैं सभी बच्चे इसका, भाववाचक संज्ञा। तो बच्चों देखिए तैयारी करते जाइए, मुझे लगता है कि आप हिंदी में 25 में से 25 नंबर अवश्य प्राप्त करोगे। अगला देख लीजिएगा, इससे आप थोड़ा सा पढ़िए इसको, कि महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद है। कौन सा विकल्प आपको इसमें सही दिख रहा है? महाधन ऋषि, महाधन ऋषि, महाधन ऋषि, ठीक है, और महर्धन ऋषि, ये इसमें विकल्प दिए हैं, वो है महाधन ऋषि। ठीक है, इसका होगा महाधन ऋषि, महाधन ऋषि, ये वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और देखिए महा महा हौ में काई कौन सी मात्रा है? आप। ठीक है, और री ऋषि, ऋषि में क्या है? री। ठीक है, ये हमारा ऋषि हो गया। तो देखिए इनसे हमारा, अगर इन दोनों से हमारा क्या बन गया? ये बन गया हमारा अर। इससे जो उच्चारण बन रहा है वो अर होता है। महर्षि, महर्षि, यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो कौन सी संधि बनेगी? यहाँ संधि जो आएगी हमारी वो होगी गुण संधि, गुण संधि, ये हमारी गुण संधि होगी। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि महाधन ऋषि। अगला है, देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न आपके लाया है, और बार बार मैं कह रहा हूँ कि मुहावरे और लोकोक्तियां आपको याद होनी चाहिए। न सावन सूखा न भादो हरा, हमेशा ये बोलचाल की भाषा में बोला जाता है कि न सावन सूखा न भादो हरा। ठीक है, मुहावरे का अर्थ है, इनके ने साफ लिख दिया है, पूरा ही उत्तर लिख दिया इसमें, कि सदैव एक सा रहना। बिल्कुल है, न सावन में सूखना और न भादो में हरा होना, सदैव एक सा रहना, ये बिल्कुल इसका सही अर्थ है। और मुहावरे और लोकोक्तियां आपको याद करनी पड़ेगी। अगला है, देखिए प्रत्यय और उपसर्ग से भी एक प्रश्न अवश्य आता है। तुगलकी शब्द में प्रत्यय है, तुगलकी शब्द में प्रत्यय है। अब प्रत्यय क्या होता है? कि प्रत्यय होता है जो शब्द के पीछे लगता है, और प्रत्यय लगने से उसका अर्थ बदल जाता है। तो यहाँ पे प्रत्यय जो होगा ई, बिल्कुल मैं नहीं बोले हैं, ई वाला उत्तर हमारा सही है। तुगलक, 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 तू ग ल क, तुगलक, धन ई, ये प्रत्यय लग के तुगलकी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रत्यय है, और आपको मालूम होना चाहिए कि तुगलक क्या है। तुगलक एक अपने आप एक शब्द है, ये एक मुगलकालीन शासन के समय की बात है। तो तुगलक वंश बोलते थे, तो उसमें से तुगलकी प्रमाण जैसे कहीं सुना जाता है। तो ये चीज हो गई है। ज्यादा हम प्रश्न की ओर जाएंगे। 19 से रिपु का अर्थ है, रिपु, रिपु का जो समानार्थी शब्द है इसमें वो है शत्रु। अधिकांश बच्चों को आता होगा, मैं जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ। मित्र, ईश्वर, सहयोगी, ये नहीं है, और रिपु का अर्थ है शत्रु। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से बेमेल शब्द को चुनिए। बेमेल का मतलब है कि जो इनसे मेल ना खाता हो, जो इनसे भिन्न हो, कुछ भी पूछा जा सकता है। अलग, इनमें से अलग, तो कौन सा होगा निम्नलिखित में से बेमेल शब्द? चलिए देखिए, भास्कर, भास्कर, आदित्य, दिनकर, ये हमारे सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। और रत्नाकर किसका है? रत्नाकर है रत्न, जहां से कि रत्नों की प्राप्ति होती है। और रत्नों की प्राप्ति कहां से होती है? वो होती है हमारे कहां से? समुद्रों से, समुद्र। तो ये समुद्र का समानार्थी शब्द है। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे बहुत अच्छे उत्तर दे रहे हैं। देखिए अगला यह है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर आपने इसके उत्तर देने हैं। मेरे बहुत सवेरे उठने की आदत है, क्योंकि देखिए बच्चों, ये गद्यांश है या ये पेपर है, ये आपके पास इसके बाद उपलब्ध रहेगा, आप उसे ध्यान से पढ़िए। सभी प्रश्नों को आपने ध्यान से दोबारा देखने भी हैं, ये नहीं कि अभी क्लास किया और उसके बाद इसको देखा नहीं आपने। तो देखिए यह है कि मेरी बहुत सवेरे उठने की आदत है। एक दिन उतने सवेरे छोटा बच्चा जो शायद 1.5 वर्ष का होगा मेरे कमरे में आया। मैंने सोचा शायद भूखा होगा। उसने पूछा कि वह कुछ खाना चाहता है। उससे पूछा कि वह कुछ खाना चाहता है। उसने उत्तर दिया कीड़े। मैंने आश्चर्य से कहा कीड़े। जब उसने देखा कि उसकी बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, तो मेरी सहायता के लिए उसने एक शब्द और जोड़ा, अंडा। मैंने सोचा यह आखिर कहना क्या चाह रहा है। उसने फिर कहा नीना, अंडे, कीड़े। अब मुझे पूरी तरह बात समझ में आ गई। एक दिन पहले उसकी बहन नीला कागज पर अंडे की शक्ल बनाकर उसमें रंग भर रही थी। बच्चे की इच्छा थी कि वह भी रंग भरे, पर नीला ने उसे भगा दिया। उसने नीला का विरोध नहीं किया और धैर्य के साथ मौके का इंतजार करने लगा। मैंने उसे क्रेयॉन का रंग दे दिया तो उसका चेहरा खुशी से दमक उठा। तो ठीक है बच्चों, ये गद्यांश आपने पढ़ लिया। अब देखिए कि बच्चे ने कीड़े के बाद अंडा, नीना कीड़े शब्द का प्रयोग क्यों किया, ये प्रश्न है। और क्यों किया इसके विकल्प देख लो, कि वह जान गया था कि लेखिका उसकी बात समझ नहीं पाई। लेखिका मतलब लेखक का स्पेलिंग लेखिका, जो लिख रही होंगी गद्यांश को जितने लिखा है। वह रंग भरने की बात बतलाना चाहता था, वह अंडा बनाना चाहता था, वह कागज पर क्रेयॉन चाहता था। तो ये जो इसमें सही है
क्योंकि उसने तभी कहा कि वह समझ गया था, वह जान गया था कि लेखिका को उसकी बात समझ में नहीं आई। तो ये वाला ऑप्शन इसका सही है। अगला देखिए, यहाँ पे प्रश्न अगला दिखाई दे रहा है आपको कि उसका चेहरा खुशी से, देखिए यहाँ पे अंडरलाइन हो रखी है, नीचे लाइन हो रखी है, खुशी से दमक उठा। वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा मुहावरा, देखिए मुहावरे की बात अभी हुई थी, तो खुशी से दमक उठा, इसके बदले इसका अर्थ क्या होगा कि खिल उठा, खुश हो गया, खुशी से फूला ना समाया, गदगद हो गया। तो चेहरा दमक उठने का यदि इसमें अर्थ होगा तो बच्चों जरा 1 मिनट मैं आपका वेट कर लेता हूं कि इन चारों में कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है। ये चार हैं, इस चार में से आप मुझे बताइए कि कौन सा आपको लग रहा है। हाँ चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। तो इस्माई बिष्ट लिख रही हैं सी, खुशी से फूला ना समाया। हर्ष शर्मा खुशी से फूला ना समाया। अनु लिख रही है खुशी से फूला ना, सरस भी खुशी, बिल्कुल सही। सभी बच्चे लिख रहे हैं खुशी से फूला ना समाना। अगर मैं आपसे पूछूं खुशी से फूला ना समाना का अर्थ क्या होगा, तो आप बोलोगे अत्यधिक प्रसन्न होना। अगर मैं इसी से आपसे पूछ लेता हूं कि खुशी से फूला ना समाने का अर्थ क्या होगा, तो आप ये कहोगे बहुत अधिक प्रसन्न होना। तो यहाँ पे है उसका चेहरा, प्रसन्नता। बेटा प्रसन्नता चेहरा कहाँ कहाँ दिखाई देती है, वो चेहरे पे दिखाई देती है। अगर आप खुश होंगे तो आपका चेहरा कैसा होता होगा, मुरझाया होता है या खुश खिला होता है। जो बोलते हैं ना आज आपका चेहरा बहुत खिला हुआ है, आज बड़ा खुश नजर आ रहे हो आप। चेहरा देख के आपको आदमी बता देता है कि आज आप बहुत खुश हो रहे हो, आज आप बड़े उदास लग रहे हो। तो यही चीज आपको समझना है कि सब आते हुए भी आए हुए प्रश्न को आप गलत कर सकते हो यदि ध्यान से नहीं करोगे। तो यहाँ पे उसका चेहरा खुशी से खिल उठा, उसका चेहरा खिलना, बोलते हैं ना आपका चेहरा बहुत खिला है। सुना होगा आपने, चेहरा खिलता थोड़ी ना है, चेहरा खिलता नहीं है, बल्कि चेहरा खुशी से उसमें प्रसन्नता झलकती है। तो ये इसका सही उत्तर होना चाहिए। अगला देखिए कि वह कुछ खाना चाहता है क्या, वह कुछ खाना चाहता है। अच्छा रुक जाइए, अगला कौन सा रह गया। अच्छा, रेखाओं को बच्चे ने कीड़ा कहा, बच्चा वृत्त को क्या क्या कह सकता है। तो वृत्त को वो क्या कह सकता है, वृत्त को वो चूड़ी कह सकता है। अगर उसको चूड़ी दिखाई जाएगी तो वो उसको बोलेगा ये गोला है, ठीक है ना, उसको गोला कह देगा। अगला देखिए कि वह कुछ खाना चाहता है क्या, वाक्य में कुछ शब्द है और कुछ या कोई, ये प्रश्नवाचक नहीं होगा, अनिश्चयवाचक नहीं होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम ये होगा कि वह कुछ खाना चाहता है। जहाँ कुछ या कोई का भेद शब्द आता है तो उसको हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। अब देखिए बच्चों कुछ, क्योंकि समय में अभी थोड़ा सा बचा है और शीघ्र ही मैं कुछ प्रश्न आपके लिए इसमें जितने भी हो सकते हैं मानसिक योग्यता से संबंधित प्रश्नों को रख देता हूं, क्योंकि ये प्रश्न पत्र जो है बहुत पुराना है और आप लोगों की किताब में ये नहीं होगा। इसलिए अब आपको इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से आपको इनके विकल्पों को भेजना है कि सही उत्तर क्या होगा। और अधिकांश बच्चे बिल्कुल सही उत्तर देंगे। तो पहला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई। सभी को मालूम है कि उत्तराखंड राज्य की स्थापना, हम उस दिन उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस भी मनाते हैं। तो उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई और उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश से अलग होकर हुआ। अगर कभी आए कि उत्तराखंड का निर्माण किस राज्य से अलग होकर हुआ, तो आप लिखेंगे उत्तराखंड राज्य का निर्माण उत्तर प्रदेश के। और वे हमारे किससे हैं, कोई बच्चे दिखाई नहीं दे रहा है। तो साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है, हॉकी, पोलो, बैडमिंटन, टेनिस। मैं थोड़ा आपके उत्तर को देख के मुझे बिल्कुल आप लोगों ने गड़बड़ कर दिया है, क्योंकि अधिकांश बच्चे, ये एक बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी है और सब टेनिस, साइना मिर्जा, वो तो हमारी टेनिस की खिलाड़ी हैं। और बैडमिंटन इसका सही ऑप्शन होगा, ठीक है, कि साइना नेहवाल बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। सभी बच्चों को मालूम होना चाहिए कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और प्रत्येक विद्यालय में इस दिन वृक्ष का लगाए जाते हैं और पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो सभी को याद होना चाहिए। और बहुत कुछ दिवस ऐसे हैं कि जो आपके विद्यालय में मनाए जाते हैं, वो तो आप सभी को याद होना चाहिए। चलिए अगला देखिए, ये प्रश्न भी कई बार आता है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू, बिल्कुल सही।
इसका उत्तर है कि सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। देखिए, पढ़िए प्रश्न 55 को पढ़िए कि इसका उत्तर क्या होगा। आंवला मुख्य स्रोत है, आंवला मुख्य स्रोत है। और ये प्रश्न देखिएगा, अगर आप इसको दोबारा एक बार और देखते हैं, एक बार और इसको अपनी कॉपी में लिखते हैं, प्रश्न को लिखिए, उत्तर आपको आने चाहिए, उत्तर आप स्वयं बताइए, ढूंढिए, केवल प्रश्न आप जरूर नोट करें। तो ये इन्हीं में से, इन्हीं जितने प्रश्न हम करा रहे हैं, इन्हीं में से आपके पास प्रश्न आने हैं। अगला है, आंवला मुख्य स्रोत है विटामिन ए का, विटामिन सी का, विटामिन डी बी का और विटामिन डी का। तो आंवला जो है वो मुख्य स्रोत है विटामिन सी का। बहुत बढ़िया, बहुत सही बच्चे उत्तर दे रहे हैं। उत्तराखंड का राज्य पक्षी है, उत्तराखंड का राज्य पक्षी है, सभी बच्चों को मालूम होगा कि उत्तराखंड का राज्य पक्षी है मोनाल। उत्तराखंड का राज्य पक्षी, राज्य से जो राज्य के हमारे प्रतीक चिन्ह हैं, प्रतीक माने गए हैं और राष्ट्र के, ये सभी आपको याद होने चाहिए। इनमें से एक प्रश्न आपके पास अवश्य आता है। सौर मंडल का लाल ग्रह है, कि सौर मंडल में लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है। आपको देखिए, ये सभी ग्रह हैं, ठीक है, और इन प्रत्येक ग्रहों की अपनी अपनी एक व्यवस्था, अपना अपना एक जो भी होता है वो है। हमें उनके विशेषता के उसमें उनको जानना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक की अपनी व्यवस्था होती है। जैसे शुक्र ग्रह है, शुक्र को आपको भोर और सांझ का तारा भी कह सकते हैं, चमकता हुआ तारा भी कहते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह, ठीक है, लाल ग्रह के नाम से। किस ग्रह में जीवन होने की या पानी होने की बात कही जा रही है, मंगल ग्रह को। बृहस्पति क्या है, बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ऐसे ऐसे ही बुध क्या है, बुध सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। तो ये इस एक प्रश्न से आपको 4 प्रश्नों का निर्माण हो सकता है, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि सौर मंडल का लाल ग्रह कौन सा है, तो सौर मंडल का लाल ग्रह मंगल है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राओं को हाल ही में चलन से बाहर किया गया। तो ये प्रश्न पत्र, जब ये मुद्रा बंद हुई होगी 1000 और 500 का नोट, उसका है। और वो कब हुई, कोई बच्चा बता सकता है कि चलिए तो मैं बता देता हूँ आपकी कि 500 और 1000 का नोट पहले चलता था, 1000 का नोट भी चलता था पहले, उसको बंद कर दिया गया, ठीक है। तो ये उत्तर सही है इसका कि 500 और 1000 का नोट बंद किया। लेकिन जो ये कब बंद किया, ये जो था ये 2016 में 1000 और 500 के जो नोट थे वो चलने बंद हुए। और उसके बाद आपके सामने 1000 का नोट तो नहीं आता है अभी भी, लेकिन 2000 और 500 का नोट नहीं जारी किए गए थे। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, बांग्लादेश की राजधानी है, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ होगी। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। ये कोलंबो और पांडिचेरी ये तो हमारे ही देश में है, लेकिन ढाका और कोलंबो, कोलंबो भी कहाँ की है, कोलंबो श्रीलंका की है। तो ढाका यहाँ पे सही उत्तर है कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। वर्तमान में रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं, वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है, आरबीआई बोलते हैं उसको, कौन है इसमें अभी हैं। देखिए, उर्जित पटेल, डॉक्टर मनमोहन सिंह, रघुराम राजन, शक्तिकांता दास, ये जो हैं, तो ये सभी हमारे क्या हैं, ये तो हमारे हैं पूर्व के, ये सभी आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, लेकिन पूर्व में रह चुके हैं। और वर्तमान में जो हैं वो हैं शक्तिकांत दास। सभी बच्चों को ये मालूम होना चाहिए, हमेशा कई बार ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्तमान में रिजर्व बैंक के गवर्नर जनरल कौन है, गवर्नर कौन है। तो गवर्नर जो है वो है हमारे शक्तिकांत दास। अगला देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा कि प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से 3 विकल्प किसी ना किसी रूप में समान है, एक विकल्प इनमें से अलग है। इनमें से आपको अलग कौन है वो बताना है। देखिए, पूरब, पश्चिम, उत्तर, सूर्य। देखिए, ये तीनों हमारी क्या है, दिशा है, ये तीनों हमारी दिशा है, दिशा 4 होती हैं। और इसमें जो अलग है वह है सूर्य। आपको देखना है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश। देखिए, इसमें ये 3 ए, बी और सी ये हमारे राज्य हैं, राज्यों के नाम हैं। और सी जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेशों को भी आपको मालूम होना चाहिए कि कितने हैं और इनके क्या क्या नाम हैं। नदी, तालाब, नहर, पर्वत। नदी, तालाब, नहर, पर्वत। देखिए, ये सभी जल, यानी कि नदी में जल बहता है, तालाब में जल रहता है, नहर में जल बहता है। लेकिन पर्वत, पर्वत इसमें अलग है, भिन्न है, पर्वत इसका सही उत्तर होगा। अगला देखिए, बस, कार, ट्रक, जहाज। बस, कार, ट्रक, जहाज, ये जो हैं हमारे लैंड ट्रांसपोर्ट है, यानी कि जमीन में चलने वाले साधन हैं। ये सभी बस, कार, ट्रक ये जमीन में चलते हैं। और हवाई जहाज आपने देखा होगा कि हवाई जहाज कहाँ चलता है,
ये आकाश में चलता है, वायु, वायुयान भी इसको कहेंगे। तो ये हमारा अलग होगा। अगला देखिए 65 जो है, गाय भैंस दूध बकरी, इनमें कौन सा अलग होगा? अधिकांश बच्चों को मालूम होगा कि गाय भैंस दूध बकरी, देखिए गाय जानवर है, भैंस जानवर है और बकरी जानवर है, लेकिन ये सभी दूध देती हैं। ठीक है, ये सभी दूध देती हैं, तो इसमें जो अलग होगा वो कौन सा होगा? सी वाला ऑप्शन अलग होगा, दूध। तो बच्चों आज आपके लिए केवल मैंने यही प्रश्न रखे थे, जिससे कि आप सभी अपनी आने वाली राजीव नवोदय की तैयारियां आपको पूरी करनी हैं, उनसे संबंधित प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और अगर आप तैयारी करेंगे तो आप देखोगे कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो इसमें छूटा हो। आज जितने भी प्रश्न हमने आपको कराए हैं, उन प्रश्नों में आपने देखा होगा सभी प्रश्न आपको आते हैं और सही उत्तर आपने दिए हैं। ठीक है, तो आप सभी बच्चे खूब तैयारी कीजिएगा। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, और कल फिर हम नई कक्षा में नई प्रश्नों के साथ जुड़ेंगे। तो सभी बच्चे कक्षा को छोड़ सकते हैं।